देश मना रहा है 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में 7वें सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। कहा, देश की सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं। आर्थिक और सामाजिक विकास में सैनिकों का योगदान अहम। नई दिल्ली में सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के बेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में भी हुए शामिल। देश के उत्तरी भागों में फिर लौटी कड़ाके की ठंड। पहाड़ी राज्यों में ऊंचाई वाले स्थानों पर चढ़ी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फ ही बर्फ। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 15 जनवरी से लौटेगी शीतलहर। राउरकेला में FIH हॉकी विश्व कप में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से हराकर अपना पहला मैच जीता। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। देश आज मना रहा है मकर संक्रांति, भोगी और उत्तरायण का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी भोगी व उत्तरायण की शुभकामनाएं। कहा, हमारे जीवन में खुशियों की बहुतायत हो। लोग पवित्र नदियों में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी सहित अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल हालात के बीच भारत के विकास और आर्थिक सामर्थ्य पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से उपजे हालात की वजह से पैदा अवसरों का लाभ उठाने पर बल दिया। पीएम मोदी ने डिजिटल क्षेत्र में देश की सफलता को सराहा। उन्होंने देश भर में वित्त तकनीक को तेजी से अपनाए जाने की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति को महत्वपूर्ण कारक बताया। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा की साझा बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से शुरू होगी। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बजट सत्र इस वर्ष 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियां अनुदानों की मांग की जांच और अपने मंत्रालयों के साथ विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को उत्तरायण की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तरायण की बधाई, हमारे जीवन में खुशियां भी भरमार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भोगी के पर्व की भी शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि भोगी की शुभकामनाएं, मैं सभी के जीवन में खुशियां और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अपने गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के बेजलपुर में आयोजित पतंग महोत्सव में उन्होंने शिरकत की। अमित शाह ने मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर आनंद नगर रोड इलाके में छत से पतंग उड़ाई। सूर्य के उत्तरायण होने पर गुजरात में 14 जनवरी के दिन हर वर्ष पवित्र मौके पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी रिवाज है और ऐसे में तमाम लोग पतंग उड़ाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और उन्होंने भी इस पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। इससे पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। अमित शाह आज उत्तरायण पतंग महोत्सव कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। इसके साथ ही गांधीनगर में पौराणिक कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन करने का उनका कार्यक्रम है।
वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अहमदाबाद में पतंग उत्सव में हिस्सा लिया। 68 देशों के करीब 125 पतंगबाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2 साल के अंतराल के बाद इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। पिछला संस्करण 2020 में 43 देशों के 153 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया था। माघ मेला के द्वितीय स्नान पर्व मकर संक्रांति की पूर्ण वेला पे प्रयागराज के पावन त्रिवेणी एवं अन्य गंगा घाटों पर पूर्ण की डुबकी लगाने का क्रम सुबह से ही शुरू हो चुका है। तड़के से ही श्रद्धालु घाटों पर पहुंचने लगे थे। भक्तिभाव से ओतप्रोत बच्चे, युवा व बुजुर्ग मेला क्षेत्र पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति स्नान पर्व इस बार 2 दिन शनिवार और रविवार को पड़ा है। परंपरा के अनुसार 14 जनवरी यानी आज स्नान है। मुहूर्त की बात करें तो यह 15 जनवरी को है। ऐसे आस्थावान जो मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाते हैं वे स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। पंचांग के अनुसार रात 3:01 पर सूर्यदेव मकर संक्रांति में आएंगे और उदया तिथि मिलने की वजह से रविवार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। माघ मेला 2023 के दूसरे स्नान के पर्व को लेकर पुलिस सतर्क है। इस मौके पर क्या कहना है प्रयागराज में आम लोगों का, आइए सुनते हैं। शिरडी साईं बाबा के मंदिर के पास से रहते हैं हम लोग और यहाँ पे गंगा स्नान के लिए आए हैं मकर संक्रांति के अवसर पे। परिवार के हेल्थ और मनोकामनाएं सब पूरी हो जाए, अच्छे से हो दर्शन, इसीलिए गंगा स्नान हम लोग हर साल आते हैं मकर संक्रांति के दिन। आज माघ का मेला है और खिचड़ी है, त्योहार, इसलिए नहाना है। हम लोग रीवा से आए थे, गंगा स्नान करने के लिए आए थे। तो वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में भी श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, जिसका अर्थ है कि सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं और इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर देश भर के पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। मकर संक्रांति के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने अरदास की और पवित्र अमृत सरोवर में स्नान किया। देश भर में पोंगल का पर्व भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने आवास पर पोंगल का पर्व धूमधाम से मनाया। पोंगल 4 दिन तक चलने वाला प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार में इंद्रदेव और सूर्य की उपासना की जाती है। आज 7वां सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस है। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने देहरादून में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि जब मैं इधर आ रहा था तब मुझसे कहा गया था कि यहाँ काफी ठंड है, जिस पर मैंने कहा कि ठंड से मुझे डरना क्यों है। मैं गृह मंत्री रहते हुए -14 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रह चुका हूं, तो मुझे देहरादून में किस प्रकार का डर होना चाहिए। देश भर के अलग अलग जगहों पर इस तरह के वेपन्स के आयोजन किए जा रहे हैं और ऐसे आयोजन मैं मानता हूं समाज द्वारा हमारे वेपन्स को सम्मानित
करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। जब मेरे यहाँ आने की रूपरेखा बन रही थी तो मुझसे पूछा गया कि देहरादून में वेटरन्स डे का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर काफी ठंड है, तो मैंने कहा ठंड से मुझे डराया न जा रहा। रात्रि में भी -14 देश का गृह मंत्री रहते हुए होम मिनिस्टर रहते थे, -14 डिग्री के टेम्परेचर में रात को मैं रुक चुका हूं, तो देहरादून में आने में किस प्रकार का मुझे भय होना चाहिए, किस प्रकार का संकोच होना चाहिए। इससे पहले 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल और वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के मौके पर थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। साथ ही उनके लिए सेना में सेवा देने के बाद रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी अलग अलग संगठनों से समझौते किए गए हैं। वेटरन्स और एनओके के लिए ईसीएचएस सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। हमारा प्रयास है कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स की संख्या उसको बढ़ाया जाए। साथ ही में रीएम्बर्समेंट क्लेम्स को ऑनलाइन किया गया है तथा पॉलीक्लिनिक्स का बजट और उनकी सुविधाओं को बढ़ाया गया है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिटायरमेंट के बाद नौकरी के प्रबंध के संबंध में रेलवेज, दिल्ली मेट्रो और कई लीडिंग कॉरपोरेट हाउसेस के साथ एमओयू किया है। नई दिल्ली में 7वें सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि भारत सरकार की डिजिटल मिशन पहल के तहत हमने स्पर्श की शुरुआत की है। इसमें हम पेंशन प्रसंस्करण में पारदर्शिता और पेंशनरों के सभी गैर प्रभावी लाभों का सही भुगतान कर सकेंगे। पूर्व सैनिकों और परिवार के लिए OROP शामिल है, जिसे और अधिक As a part of the digital mission initiative of the government, Sparsh has been operationalized. Use of this system would bring in transparency in pension processing and correct payment of all non-effective benefits to the pensioners. I am happy to inform that 156 Sparsh service centers have been made operational across all the commands of the Indian Air Force in all the self-accounting units. This will help in speedy resolution of all pension-related issues of our air veterans. कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना पूर्व सैनिकों के लिए कई बेहतर कदम उठा रही है। As we transit into the future, the services are committed in ensuring the welfare of our ex-servicemen. The Indian Navy has been following a multi-pronged approach involving care, creative solutions and communication. The landmark MOU with the DG Shipping towards recognition of Indian Navy training and sea service for transition to the Merchant Navy, as well as MOUs with 9 corporates for the employment of ex-servicemen and the next of kin are a few significant initiatives in that direction. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में कहा है कि संयुक्त समीक्षा मिशन JRM को बंगाल सरकार भी सहयोग दे। भारत सरकार की योजना बच्चों के पोषण और बौद्धिक विकास के लिए है, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें मिड डे मील में सांप मिलने पर के लिए ही JRM है और हम इस पर एक्सपर्ट कमेटी की समीक्षा करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जी ने भी विस्तार से पिटीशन दिया है भारत सरकार के सामने। इसको संज्ञान में लेते हुए विभाग ने जॉइंट रिव्यू मिशन
JRM व्यवस्था को लागू किया है। एक्सपर्ट्स उसमें रहेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट रहेंगे। जॉइंट रिव्यू मिशन को बंगाल सरकार भी कोऑपरेट करे। आखिर भारत सरकार की स्कीम देश की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण और उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो, उसके लिए योजना है। इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी की भी सरकार हो। ये गंभीर बात है। जॉइंट रिव्यू मिशन अपना काम करेगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जालंधर से सांसद चौधरी संतोख सिंह का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आज सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें फगवाड़ा के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संतोख सिंह के निधन पर दुख जताया है। ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जालंधर से लोकसभा सांसद संतोख सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में जनहित के मुद्दों पर वे सदैव मुखर रहे। सदन में अनुशासन से अपनी बात रखना उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। पंजाब में आज सुबह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख प्रकट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि सांसद श्री संतोख सिंह चौधरी जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्हें पंजाब के लोगों की सेवा करने उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। अब बात है जोशीमठ की। जोशीमठ की तरह ही कर्णप्रयाग में भी कई मकानों में दरारें देखने को मिल रही हैं। घरों में आई दरारों की वजह से लोग दहशत में जी रहे हैं। डीडी न्यूज की टीम ने कर्णप्रयाग में स्थिति का जायजा लेने के बाद ग्राउंड जीरो से जिलाधिकारी को वहां के हालात बताए और लोगों की सहायता के लिए तत्काल प्रशासन की टीम वहां बुलाई गई। पेश है हमारे संवाददाता नीरज सिंह की कर्णप्रयाग से ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर पहले कर्णप्रयाग एक जगह पड़ती है और जिस तरह की दरारें जोशीमठ में आपको देखने को मिल रही हैं, वैसे ही कर्णप्रयाग में भी जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखें, अम्मा जी अकेली रहती हैं आप? अकेले बाबा, मैं अकेली, कोई नहीं है मेरे ना, अकेले रहते बाबा, मैं रात क्या दिन क्या मैं बराबर। ये एक हफ्ते से ये दरारें आई है घरों में? जी हाँ, ये ज्यादा आ गई ना, ये पहले कम थे अब ज्यादा आ गई। कोई भी नहीं है इनकी देखभाल करने के लिए और बड़ी मुश्किल हालातों में है और हम कोशिश करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय से बात करने की। हेलो डीएम साहब नमस्कार, मैं नीरज बोल रहा हूँ दूरदर्शन से और इस समय कर्णप्रयाग में हूँ मैं, जहाँ पे ये दरारें आई हैं। अम्मा जी भी यहाँ पर एक रहती हैं, बसंती देवी नाम है, अकेली है, घर परिवार में कोई है नहीं, बहुत मुश्किल में उनके घर की हालात बिल्कुल ऐसी है कि कभी भी टूट सकता है वो घर। हम टीम अभी भेजेंगे और जो भी लोगों के घर ऐसे हैं जहाँ पर दरारें बहुत ज्यादा है तो उनको अभी टेम्परेरी शिफ्ट करने के लिए हम सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये जो एरिया हमारे संज्ञान में है इसको ट्रीटमेंट किया जाना आवश्यक है। तो इसलिए हमने IIT रुड़की को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है कि जल्द से जल्द वो हमें एक प्लान बना के दे सके। तो ये डीएम चमोली थे और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर टीम पहुंचेगी, तो हम वेट करेंगे उनकी टीम का। कुछ और लोग हैं हमारे साथ बहुना नगर के जिनके घरों में दरार आई है। ये आपके कौन कौन से इलाके में, घर के किस किस इलाके में दरारें आई हैं? ये पूरा है, अंदर वाला पूरा है, इधर वाले है ना वो पूरा, नीचे जमीन भी, इसका तो खैर जमीन नहीं है ना, लेकिन बैठ तो रही है जमीनें। जिलाधिकारी महोदय को फोन करने के बाद कर्णप्रयाग के तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे हैं। उस दौरान यहाँ पर जो है ये दरारें दिखना शुरू हुआ था और सितंबर में ही हमने इसको सर्वे करके जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा गया था। परसों 11 तारीख को भी यहाँ पर एक जॉइंट सर्वे किया था, उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से घर अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रह गए हैं। इसके लिए हमने नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो रैन बसेरा है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो ये थे कर्णप्रयाग के तहसीलदार जिनको जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ भेजा है और ये अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से जो लोग हैं वो असुरक्षित घरों में रह रहे हैं और उन लोगों को निकालकर कर्णप्रयाग में ही उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और वहाँ पर कोशिश की जा रही है उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, कर्णप्रयाग।
वहीं उत्तराखंड में भूधसाव के चलते प्रशासन ने जोशीमठ में घरों के ध्वस्तीकरण का काम शुरू कर दिया है। जिन घरों या होटल्स में बड़ी दरारें हैं उनको पहले गिराया जा रहा है। लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल चहल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोरोना काल में 100 करोड़ रुपए के कथित घोटाला के मामले में नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में ईडी ने सोमवार को मुंबई स्थित दफ्तर में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर किरीट सोमैया ने कोरोना काल में मुंबई नगर निगम द्वारा 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया ने अपने आरोप में कहा था कि कोरोना काल में उपचार केंद्र बनाने के टेंडर में घोटाला किया गया है। किरीट सोमैया ने इस मामले की जांच की मांग ईडी के समक्ष की थी। इसी आधार पर ईडी ने इकबाल चहल को नोटिस जारी किया है। ईडी ने इकबाल चहल को कोरोना काल में जारी उपचार केंद्रों का दस्तावेज लेकर आने का भी निर्देश दिया है। हालांकि इस नोटिस के बाद इकबाल चहल की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास वाराणसी से गाजीपुर पहुंच गया है। गंगा विलास के आगमन पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। रिवर क्रूज गंगा विलास 51 दिनों में करीब 3200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। श्रीनगर, कश्मीर घाटी और डोडा में भारी बर्फबारी के कारण सड़क बर्फ की चादर से ढक गई है। इसके कारण स्थानीय लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ जमा हो जाने की वजह से यातायात पर बुरा असर पड़ा है। प्रशासन लोगों की परेशानी से अवगत है और जिन इलाकों में सड़कों पर बर्फ जमा है उसे हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का कहर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में ताजा बर्फबारी हुई है, तो बर्फबारी के कारण लोगों के जनजीवन और यातायात पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। प्रशासन यातायात को बहाल करने के लिए तेजी से काम में लगा हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान फुमियो किशिदा ने कहा कि जापान, अमेरिका और यूरोप को मिलकर चीन का सामना करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां मुक्त, खुली और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहीं इससे पहले फुमियो किशिदा से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान की सुरक्षा का पुरजोर समर्थन कर चुके हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने जापान के रक्षा सुधारों की भी सराहना की है। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की मौजूदगी में नासा मुख्यालय में जापानी विदेश मंत्री योशिमाहा हयाशी और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने अंतरिक्ष में सहयोग को लेकर भी एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नासा की जापानी अंतरिक्ष एजेंसी यात्रियों को भी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा बनाने की योजना है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स चोरी समेत कई अपराधों का दोषी पाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी पर $1.6 मिलियन यानी करीब 130 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। लगभग 1 महीने तक चली सुनवाई में ज्यूरी ने ट्रंप की कंपनियों को 17 मामलों में दोषी करार दिया है। अदालत ने अपनी जजमेंट में बताया कि कंपनी ने कई अधिकारियों को मिले लग्जरी अपार्टमेंट, मर्सिडीज बेंज और क्रिसमस के लिए एक्स्ट्रा कैश का टैक्स चोरी कराने में मदद की है। और खबर खेल के मैदान से बात हॉकी की। FIH हॉकी विश्व कप 2023 में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। भारत ने पूल डी के अपने पहले मुकाबले में स्पेन को 2-0 से हरा दिया है। भारतीय टीम की तरफ से पहला गोल अमित रोहिदास ने किया, जबकि दूसरा गोल हार्दिक सिंह ने किया। भारतीय टीम अपना पहला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। FIH हॉकी विश्व कप 2022 में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए पहले दिन के आखिरी मुकाबले में भारत ने स्पेन को करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम ने स्पेन को 2-0 से मात दी। ग्रुप डी में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम स्पेन के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रही। पहले क्वार्टर में भारत को 3 पेनल्टी कॉर्नर मिले,
जिसमें से भारतीय टीम एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने में सफल रही। भारत को पहली सफलता अमित रोहिदास ने 12वें मिनट में दिलाई। अमित ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। भारतीय टीम को दूसरी सफलता दूसरे हाफ में हाथ लगी। टीम इंडिया के हार्दिक सिंह ने 26वें मिनट में दूसरा गोल दागते हुए भारत को 2-0 से आगे कर दिया। हालांकि पूरे मुकाबले के दौरान स्पेन की टीम भारत के खिलाफ गोल करने का प्रयास करते नजर आई, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ न लगी और मैच गंवा दिया। अब आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम का अगला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के साथ होगा। गौरतलब है कि इंग्लैंड ने विश्व कप 2023 के अपने पहले मुकाबले में वेल्स के खिलाफ 5-0 से जीत हासिल की है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं हॉकी विश्व कप में कल खेले गए पहले मैच में अर्जेंटीना ने एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दी है। ग्रुप ए के इस मैच में अर्जेंटीना के माइको कैसेला ने मैच का एकमात्र गोल किया, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत से अर्जेंटीना को 3 अंक मिले हैं। ये तीसरा मौका रहा जब हॉकी विश्व कप में ये दोनों टीम आमने सामने थी और तीनों बार अर्जेंटीना ने ही जीत दर्ज की है। तो खेल की इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।